बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपी लर्निंग में। और मैं अभिषेक पासवान आज आपको पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति का पहला चैप्टर शीत युद्ध के दौर के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले हमने 2 वीडियोस में आपको शीत युद्ध के कुछ टॉपिक क्लियर करवा चुका हूं। उसमें अब आगे जो आज की वीडियो है इसमें भी 5 टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। चलिए आज के अपने शीत युद्ध के दौर का जो चैप्टर है वो आप लोगों को मैं जो पहला टॉपिक है वो नियो है, और ये इसको आप अक्टांड बोल सकते हो, UNCTAD भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आज बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बताता हूँ कि जो ये दोनों चीज़ें हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि जो नियो है इसका मतलब है नई, और ये आपको अगर इस इंटरनेशनल, सॉरी सही से लिख देता हूँ, इंटरनेशनल है ना, इसको आप बोलोगे तो नई अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल कह सकते हो आप। तो जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था होगी, और इंग्लिश में होगा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, आपको मैं बाद में साइड में लिख दूंगा। अब UNCTAD की फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, आप ध्यान से देखते जाओ। U का मतलब है यूनाइटेड, N का मतलब नेशंस, C का मतलब कॉन्फ्रेंस, ठीक है बच्चों, कॉन्फ्रेंस, और ट्रेड TRADE, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो ये जो कहानी थी ये थी कि सभी देश अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। विकासशील और विकसित देशों में ये था कि विकासशील देश जो थे वह अपना व्यापार विकसित देशों में कैसे बढ़ा सकते थे। तो इसको लेकर 1970 के दशक में 2 चीजें बनाई गई, नियो और अनटांटेड। ये था कि जो व्यापार होने थे प्रौद्योगिकी के हिसाब से या किसी भी तरीके के, उसमें था कि किस तरीके से दामों को बढ़ाया जाए चीज़ों पे। ठीक है, कच्चे माल पर किस तरीके से किस पे अधिकार होगा कच्चे माल पे। ठीक है, हम उधार देकर किसी देश पर कैसे अपना व्यापार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर था। ठीक है, तो ये था नियो और ये अनकांटेड। तो इसको था अनकांटेड और नियो का अब डेफिनेशन बिल्कुल मैं सही से लिखूं तो आपका होगा UNCTAD, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो था अनकांटेड का, इसका मतलब नियो का है न्यू इकोनॉमिकल, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल। इसमें आप इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल दोनों में से कोई भी चीज लिखते हो, दोनों के दोनों सही हैं, ओ का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये होगा, इसकी जो पूरी डेफिनेशन होगी हिंदी में वो होगी संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार और विकास सम्मेलन। यू का मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो उसी के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार और विकास सम्मेलन अनटांटेड का फुल फॉर्म होगा। अब इसके बारे में, दोनों के बारे में डिटेल से चलते हैं। चलिए बताता हूँ। फुल फॉर्म बताने के बाद अब मैं आपको इसके नियो के बारे में पूरे विस्तार से बता रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बच्चों, तो जो नियो था, नियो 1970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ से और विकसित और विकासशील देशों के व्यापार करने का जो तरीका था, या व्यापार करने के लिए जो एक इन लोगों ने अपना प्लान बनाया, ठीक है, उसको हम नियो कहते हैं। क्योंकि हम किस तरीके से एक ऐसी हम नए ऐसे प्लान्स बनाए जिससे हम जो भी प्रौद्योगिक उद्योग और अपने व्यापार करने का तरीका बदलें। ठीक है, जिससे विकसित और विकासशील
जैसे विकसित देश जो है अपनी मानामानी ना कर कर या आनाकानी ना कर कर विकासशील देश को भी व्यापार करने में सहायक दें। इस चीज़ को लेकर नियो ने सभी को व्यापार करने का तरीका समझाया और जो बताया वो था अनकटेड UNCTAD। इसका एक सेट था। नियो जो था वो इसका एक रूप था। ये दोनों एक दूसरे जुड़े हुए थे, ये मैंने पहले बताया। तो अब बताता हूँ नियो में क्या था कि कच्चा माल का रेट कौन तय करेगा। जिस देश का है कच्चा माल का रेट वो तय करेगा या कोई दूसरा करेगा, ठीक है। अगर कोई विकासशील देश अगर चाहे विकसित देश से व्यापार करना तो उसकी ब्याज दर क्या होगी, ठीक। वो दूसरी कंपनियों को अपने देश में किसी दूसरे देश की जो कंपनी होगी उसका व्यापार किस तरीके से वह फिक्स करेंगे, ठीक है, किस हिसाब से उसका कर लेंगे, ये सब थी। वैश्विक मुद्रा जो होती है, इंटरनेशनल जो मनी होती है, उसमें क्या होता है कि वैश्विक मुद्रा पर किसका अधिकार ज़्यादा होगा, किस तरीके से क्या किया जाएगा, ये सारा चीज़ें जहाँ न्यू और अनकटेड में था। अब चलिए इसके बाद और पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको इसके साथ बताऊं जो नियो था वो सबसे ज़्यादा जो अगर प्रभावित कर रहा था वो विकासशील देशों को कर रहा था। वह विकासशील देशों को विकसित देश के सामने खड़ा कर रहे थे उद्योग के माध्यम से कि कच्चे माल का जो मूल्य होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक कोयला किसी देश का है तो उसका मूल्य उस देश के ऊपर वो डिपेंड करता है कि उसका मूल्य वह जो कच्चा माल होगा, यानी जो बिल्कुल ही कच्चा माल होगा। आप कोयला का मैंने डेफिनेशन गलत दे दिया। आप एक मान लेते हैं किसी खनिज तेल का मान लीजिए कि उसका जो रेट होगा वो उसका देश तय करेगा जिस देश का वह खनिज तेल है, ठीक है। जैसे अगर इराक का है तो इराक करेगा, सऊदीया का है तो सऊदीया करेगा। इस हिसाब से विकासशील जो देश थे वह अपने कच्चे माल का दाम घटाना और बढ़ाना वह विकासशील देशों के ऊपर ही निर्भर था। अब ये विकासशील और विकसित देश क्या होते हैं यही बता देता हूँ। विकसित देश वो हैं जो बहुत आगे जा चुके हैं, हमसे 20 साल 25 साल आगे हैं, जैसे अमेरिका। जो ऊपरी के देश हैं, ठीक है, जिन्हें आप पश्चिमी देश कह सकते हो, ठीक, जो भी हैं वो सारे के सारे विकसित देश में आते हैं। विकासशील देश में आपका पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ तक कि चाइना भी अभी विकासशील देश में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो विकासशील और विकसित में डेफिनेशन है। उसके बाद आप बता दो विकासशील देश में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं जो एक बड़ी कंपनी किसी देश की और भी सभी देशों पे प्रभाव डालती है, इस तरीके को हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ये बहुत सारी तरीके की हो सकती हैं। ये सारी कंपनियों के ऊपर जो भी गतिविधियां होती हैं, जो टैक्स होते हैं, इन सब का भी जो मूल्यांकन जो है वह उसका देश करेगा जिस देश में कंपनियां स्थापित की जाएंगी। जैसे विकासशील अगर कोई देश है, अगर ये अपनी कंपनी या इसके यहाँ कोई दूसरे विकसित देश की कंपनी अगर लगती है तो विकासशील देश के ऊपर है कि किस तरीके से उसका ट्रेड वह फिक्स करेंगे। उसके बाद है कि विकासशील देश को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वह और भी व्यापार अपने आगे बढ़ाएं। इनके कर माफ़ किए जाएंगे, इनके कर कम किए जाएंगे, जिससे विकासशील और विकसित देश के आपसी संबंध बने रहें और विकासशील भी विकसित देश के समान आता जाए धीरे धीरे। वह विकासशील देश चाहते हैं कि वह भी विकसित हों। इन्हीं सब का जो था इस नियो ने इसका आप कह सकते हो कि नियो ने इसका कमान संभाली थी कि हमें जो विकासशील देश हैं उसको आगे कैसे ले जाना है विकसित के साथ। तो ये था नियो। अब चलते हैं अनकटेड पे। अनकटेड के बारे में अब आपको डेफिनेशन तो मैंने बता दिया है, फुल फॉर्म भी बता चुका हूँ। अब उसके आगे है इसके बारे में, तो इसको सिंपल बताने के लिए जिससे आपको बहुत जल्दी से जल्दी समझ में आए, इसके लिए मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो। तो पहला टॉपिक है अपना, यानी पहला पॉइंट जो है टॉपिक जो है अनकटेड, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आप पढ़ना अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। जो भी देश होगा, जिस देश का जो प्राकृतिक संसाधन होगा, जैसे इराक और ईरान, इन सब का जो प्राकृतिक है आप जानते हो तेल है, तो वह अपने हिसाब से कच्चे माल का रेट तैयार कर कर सभी देशों को देते हैं। तो ये होगा कि जिस देश का जो भी कच्चा माल होगा या उसका प्राकृतिक संसाधन होगा वह उसके देश के अधीन रहेगा। वह उसके ऊपर है कि वह अपना माल कितने बेचता है, या कितना सस्ता बेचता है या कितना महंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पश्चिमी बाजारों तक पहुँच। मैंने बताया आपको कि नियो और अनकटेड एक साथ हैं, बिल्कुल एक साथ हैं, यानी जो इसमें बात है वो नियो में भी है, ठीक है। ये एक दूसरे को एक साथ लेके चलने वाले थे। ये विकासशील देशों को सपोर्ट कर रहा था और ये भी कहीं ना कहीं विकासशील देशों को आय करने की जो थी और पहल थी। तो अब तीसरा पॉइंट पश्चिमी बाजारों तक पहुंच। पश्चिमी बाजार क्या थे, मैंने आपको बताया जो ऊपर के यूरोपियन कंट्री हैं, अमेरिका वगैरह जो हैं, ये सब के सब विकसित देश हैं, ठीक है।
तो जो पश्चिमी बाजार हैं, जो उनके मार्केट हैं, उनके मार्केटों में विकासशील देशों का जो माल होगा, जो उद्योग होगा, इनके कच्चे माल से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट होगा, वह इतना अच्छा और इतना मतलब कर कम कर दिए जाए, उनके जो टैक्स हैं वो कम करके, ट्रांसपोर्ट का पैसा कम करके, क्यों ना जो है विकासशील देशों का जो माल है पश्चिमी बाजार तक पहुंचेगा। तो जो पश्चिमी बाजारों के जो रेट होंगे उस हिसाब से अगर विकासशील देशों वालों को मिलने लग गया तो फ़ायदा दोनों को होगा, ठीक है। तो इसलिए फ़ायदा दोनों को तो होगा, लेकिन विकासशील देश को आगे आने के लिए यानी विकसित होने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप उनको थोड़ा थोड़ा सहारा मिलता जाएगा और वो आगे चले जाएंगे। तो इसलिए दूसरा बहुत पॉइंट महत्वपूर्ण था, पश्चिमी बाजारों तक पहुंच होनी चाहिए विकासशील देशों के। अंतर्राष्ट्रीय तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में बड़ी भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, क्योंकि आपको पता है कि सभी देश जो इंटरनेशनल लेवल पे सभी देश एक साथ होते हैं, तो इनके हर देश अपना अपना जो है पैसा, एक जो यूनाइटेड नेशन का जो है ग्रुप है ना, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक आप कह सकते हो, इन सब में वह अपना सही पैसा लगाते हैं। तो अगर इनके संसाधन, आर्थिक संसाधन जो हो गए जिससे पूरी जो विश्व है वो पैसा कमाती है, तो वह सारा का सारा जो है और बढ़ते जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं किसी एक साल में कि सभी देशों ने मिलकर किसी में 10 लाख डॉलर से ज़्यादा अगर पैसा दिया, तो अगर सभी देश विकसित और विकासशील दोनों मिल जाएंगे तो हो सकता है कि आगे चल के वह 25 हो जाए, 25 लाख डॉलर भी हो सकता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में बड़ी भूमिका रहेगी अगर विकासशील देश विकसित देशों के साथ व्यापार करने लगेंगे। अब है जो आपको फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट, अल्प विकसित देशों को उधार देकर आय करना। आपको पता है अल्प विकसित होगा वो विकासशील ही होगा। मान लेते हैं कि अगर कोई देश है उसके पास व्यापार करने के लिए पैसा नहीं है, तो विकसित देश क्यों ना उधार देके बाद में भले उससे कर ले, उससे टैक्स ले, ब्याज ले, लेकिन उन्हें विकासशील देशों को कर देकर उनको व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन करे, उनमें उत्साह भरे, जिससे वे व्यापार करके वो भी आगे आ सकें। तो ये था अक्टांटेड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यही था और इनके 4 पॉइंट्स ये थे, आप इनको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो जो अब अपना अगला टॉपिक है भारत और शीत युद्ध, ठीक है। भारत और शीत युद्ध क्या था? भारत का जो स्तर था वह शीत युद्ध को लेकर 2 स्तरों पर था, ठीक है। भारत 2 चीज़ों को लेकर चल रहा था। भारत शीत युद्ध के टाइम ना सोवियत संघ से मिला और ना अमेरिका से मिला, ये दोनों से मित्रतापूर्ण रहा, लेकिन किसी भी ग्रुप में शामिल ना होकर ये गुटनिरपेक्ष में रहा। और पहला पॉइंट था इसका कि ये किसी भी ग्रुप में नहीं था, ठीक है, किसी के साथ ना रहकर गुटनिरपेक्ष को चुनना, गुटनिरपेक्ष में शामिल होना, ठीक है। दूसरा पॉइंट था नए देशों को स्वतंत्र रहने में सहायक व उनका विकास का, उनको विकास के मोड़ पर लाना। जो भारत का जो था वो शीत युद्ध को लेकर ये था कि भारत किसी भी ग्रुप में नहीं जुड़ा, ना सोवियत संघ में और ना अमेरिका में, वह गुटनिरपेक्ष के ग्रुप में रहा। और गुटनिरपेक्ष के बारे में भी मैं आगे आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद दूसरा जो था नए देश, जो ऐसे भी कुछ उस समय देश थे कि जो नए नए स्वतंत्र हुए थे, उनको आगे विकसित करना, सॉरी, आगे इनको बढ़ना था, अपने देश को आगे चलाना था, अर्थव्यवस्था संभालनी थी, वहाँ के लोग को संभालना था। तो इस चीज़ को लेकर भारत ने नए देशों को ये बोला कि आप भी स्वतंत्र रहिए, किसी भी ग्रुप में ना जुड़कर आप गुटनिरपेक्ष में रहिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए, स्वतंत्र रखिए और यहाँ की जनता की जो मांगे हैं उनको पूरा कीजिए। तो इसमें था कि नए देशों को स्वतंत्र रहने में सहायक व उनको विकास के मोड़ पर लाना, उनको विकास की राह दिखाया था भारत ने, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे, फोकस मान लीजिए। अगला जो पॉइंट है यानी अगला टॉपिक है भारत की नीति के उद्देश्य। भारत की नीति के उद्देश्य क्या थे? भारत जो था, भारत ने पूरे विश्व को बताया कि भारत की जो नीति है वो भले ही
नव सक्रिय है पर नकारात्मक नहीं है, क्योंकि भारत अपना विकास चाहता था, भारत अपनी जनता का विकास चाहता था। उस समय नेहरू ने यह सोचा कि अगर मैं इन दोनों ग्रुपों में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं भी युद्ध का शिकार हो सकता हूं, या मेरे देश को जो अभी नई नई स्वतंत्रता मिली है कहीं इसमें कोई हस्तक्षेप ना पड़ जाए और हम फिर से और भी ज़्यादा गरीब ना हो जाए, क्योंकि उस समय भारत अपने बहुत ही ज़्यादा गरीबी से जूझ रहा था और बहुत सारी यहाँ पे परेशानियाँ थे, क्योंकि नया नया देश आज़ाद हुआ था। इस चीज़ को लेकर नेहरू जी ने स्पष्ट किया कि उनकी जो नीति है वो नव सक्रिय तो है लेकिन नकारात्मक नहीं है, क्योंकि वह पॉजिटिव सोच के चल रहे थे, उन्हें अपने देश का विकास करना था। वास्तव में वह अंतर जो नेहरू जी थे, वह दूसरा पॉइंट ये है कि वास्तव में नेहरू जी ये चाह रहे थे कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामले होंगे उसमें भारत हस्तक्षेप करेगा, उसमें वह अपना पक्ष रखेगा कि क्या सही और क्या गलत, लेकिन युद्ध नहीं करेगा और ना ही किसी ग्रुप में जाएगा। तीसरा पॉइंट ये था कि भारत ने जो भी दो प्रतिद्वंदी हुए जैसे अमेरिका, सोवियत संघ, अगर ये आपस में कंपटीशन में थे, ठीक है, किस तरीके से अमेरिका ने जापान पे हमला किया तो उसका भी विरोध भारत ने कहीं ना कहीं किया था। तो भारत जो था वह दो अगर कॉम्पिटिटर हैं, यानी दो प्रतिद्वंदी आपस में अगर आमने सामने लड़ने हैं तो इनके बीच हस्तक्षेप करके इनको समझाकर इनके आपस का विवाद खत्म करने में भारत सक्षम है। तो वही जो थी वो भारत की नीति थी और यही इनका उद्देश्य था। अगला पॉइंट जो है अपना वह है भारत के वास्तविक हित। अगर भारत ने जो अपनी नीति अपनाई उसके वास्तविक हित क्या हुए, तो आपको मैं बताऊं कि वास्तविक हित ये थे कि भारत ने दोनों गुटों में शामिल ना होकर इसने अपने आप को इनसे अलग रखा, अपने देश को आगे बढ़ाया और उस कारण जो उन लोग भारत ने उस समय स्टेप लिया उसका नतीजा आप अभी तक देख सकते हैं, अभी करंट में भी देख सकते हैं कि आप भारत का दोस्त अमेरिका भी बहुत अच्छा है और रसिया भी बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि भारत ने इन दोनों का ही सपोर्ट किया। भले ही इन दोनों की आपसी के इनके ग्रुप में नहीं जुड़ा, लेकिन गुट निरपेक्ष में भी रहकर वह इन दोनों देशों का ही सपोर्ट करता था, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोग भारत के जो वास्तविक हित ये थे कि वह दोनों ग्रुप में ना जुड़कर अपने देश को बढ़ाने के लिए सोच रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और इसका एक प्रॉफिट और ये हुआ कि भारत के जो भविष्य के जो संबंध हुए रसिया और अमेरिका से, जो कि विकसित देश थे, परिपूर्ण देश हैं, मिसाइल से परिपूर्ण देश हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, उन दोनों देशों से भारत की बहुत अच्छी मित्रता है और इसी कारण आज भारत अपने पैरों पर धीरे धीरे उभरता हुआ जा रहा है। तो यही चीज़ें थी कि भारत के जो वास्तविक भारत के जो हित में बात हुई वो यही हुई थी। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अपना अगला टॉपिक है गुट निरपेक्ष के कारण भारतीय नीति की आलोचना। अब आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि भारत ने कैसे गुट निरपेक्ष में शामिल हुआ, कैसे अपने देश को आगे करने के लिए भारत ने अपने ठोस कदम उठाए, किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस समय कि गुट निरपेक्ष के कारण भारत की जो नीति थी, जो भारत ने गुट निरपेक्ष में शामिल होकर जो अपने देश के लिए सोचा, उसका विरोध करने लगे और लोग उसका विरोध करने लगे, उसकी आलोचना होने लगी। उसका मेन कारण यह था कि जब भारत जब गुट निरपेक्ष में शामिल हुआ तो इसने तटस्थता का मतलब होता है कि वह किसी ग्रुप में तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर युद्ध होगा तो युद्ध में वह जरूर शामिल होगा और वह युद्ध कर सकता है। तटस्थता का मतलब ये होता है, ठीक है। तो भारत ने क्या किया कि जब जो बातें गुट निरपेक्ष में कहा गया था, जिन सिद्धांतों पे गुट निरपेक्ष के अंदर सिग्नेचर हुए थे या हस्ताक्षर हुए थे कि गुट निरपेक्ष वाले देश किसी भी खेमे में ना रहकर, किसी भी देश को मतलब किसी भी देश के साथ ना जुड़कर, किसी भी देश एक दूसरे के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, इसी बीच भारत ने एक सबसे ज़्यादा जो ठोस कदम जिसके कारण भारत की आलोचना हुई वह भारत अपने ईमानदारी पे ना टिका। भारत ने एक सोवियत संघ के साथ एक मित्रता पे हस्ताक्षर किए जिसमें यह कहा गया कि भारत और सोवियत संघ एक दूसरे से विलय या एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं। तो इसमें जो था भारत अपने वादों पे खड़े ना उतरकर इसने और दूसरे देशों के जो गुटनिरपेक्ष देश थे उनके लिए जो उनके मन में जो था भारत के खिलाफ ये हुआ कि भारत जो है हमें धोखा दे रहा है और भारत सोवियत संघ के साथ शामिल हो गया। तो जो कहीं ना कहीं जो ये नीति थी वो विरोधाभास रही, जो दूसरे देशों ने भारत की आलोचना करी कि क्यों ये सोवियत संघ में शामिल हो गया। तो अब अपने अगले टॉपिक हुए वो अगली वीडियो यानी पार्ट 4 में पूरी क्लियर हो जाएगी और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप क्लास 12th में हो और आप हमारी वीडियो से जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।